नमस्कार, मैं कंचना झा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने प्रोग्राम बोल कंचना झा के में। उपनिषद में एक मंत्र है, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय। यानी हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। ये पंक्तियाँ सूर्य देव के लिए कही गई हैं। वो पृथ्वीवासियों के लिए प्रत्यक्ष देवता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है, आत्मा का कारक माना गया है और पिता तुल्य माना गया है। ज्योतिपुंज सूर्य अथाह और अपार अग्नि के स्रोत हैं। पृथ्वी एवं पृथ्वीवासियों पर तेजस्वी सूर्य का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। सूर्य मेष में उच्च के, तुला में नीच के और सिंह में स्वराशि के होते हैं। ये पूरे जोडिएक का एक वर्ष में भ्रमण कर लेते हैं, यानी 12 राशियों को एक वर्ष में ये पार कर लेते हैं, यानी एक राशि में एक महीने रहते हैं। जिस दिन ये राशि परिवर्तन करते हैं वो संक्रांति काल कहलाता है। मकर से लेकर मिथुन तक सूर्य उत्तरायण होते हैं और कर्क से लेकर धनु तक दक्षिणायन होते हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य उच्च और प्रबल सूर्य मनुष्य को बहुत ही अच्छा फल देते हैं, राजाओं सा जीवन देते हैं, नेतृत्व क्षमता देते हैं, राजनीति में अवश्य ले जाते हैं। और पुराणों में ये भी कहा गया है कि बहुत सारी किंवदंतियाँ भी हैं, उनके अनुसार महावीर हनुमान का जन्म प्रातः काल में हुआ था और इसलिए वे धीर, वीर, गंभीर, साहसी और भगवत प्रेमी हुए। श्री रामचंद्र जी का जन्म दोपहर में हुआ था जब सूर्य दिग्बली होते हैं, इसलिए राम जी अपने समय के सबसे बलशाली राजा हुए और उन्होंने कई आदर्शों को स्थापित किया और वे कई मर्यादाओं का पालन करते हुए वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। ऐसे ही प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु का जन्म सायंकाल को हुआ था, जिस कारण वो काफ़ी अभिमानी, अहंकारी, अधर्मी, अविवेकी और ईश्वर के नाम से ही चिढ़ने वाला था। बिल्कुल नास्तिक था वो। अब हम देखेंगे कि किस भाव में सूर्य का क्या फल होता है। राशि अनुसार नहीं बोल रही मैं, सिर्फ भाव का फल बताऊंगी कि किस समय आपका जन्म हुआ, सूर्य उस समय कहाँ था और उसका फल आपको क्या मिलेगा। अब देखिए, अगर आपका जन्म सुबह 5 से 7 के मध्य हुआ है तो सूर्य आपके लग्न भाव में बैठे होंगे और इसलिए आपको राजाओं से जिंदगी मिलेगी। आप नियम के पाबंद होंगे, बहुत पंक्चुअल होंगे आप अपने लाइफ में। आपको आँखों की कोई न कोई प्रॉब्लम रहेगी। आप अनुशासित जीवन पसंद करेंगे। राजसी ठाट बाट के साथ जीवन होगा आपका नेम एंड फेम मिलेगी आपको। अगर सूर्य प्रथम भाव में होगा तो ये फल आपको मिलना ही मिलना है। जब आपका जन्म सुबह 7 से 9 के मध्य हुआ है तो उस समय सूर्य आपके द्वादश भाव में होता है। तो द्वादश भाव में जब सूर्य रहेंगे तो सबसे पहले आपको आँखों की प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। आपकी वजह से आपके पिता बहुत खर्च में रहेंगे और आप भी पिता की वजह से खर्च में रहेंगे या परेशान रहेंगे। ईमानदार होंगे, कार्यकुशल होंगे, व्यवहार कुशल होंगे, लेकिन आपकी भाग्योन्नति अपने जन्म स्थान से दूर होगी।
आपका दाम्पत्य जीवन भी हम सुखी नहीं रहेगा, हमेशा कुछ न कुछ मनमुटाव चलता ही रहेगा। मतलब जनरल नहीं, थोड़ा ज़्यादा होगा। नेत्र की, दांत की, सिर दर्द की प्रॉब्लम रहेगी। अगर 12th में सूर्य है आपके जन्म के समय 12th हाउस में, तो अगर इधर उधर शिफ्ट कर गया है तो फल में अंतर आ जाएगा। अगर आपका जन्म 9 से 11 के मध्य हुआ है तो आप साहसी होंगे, स्वस्थ होंगे, राज्य द्वारा आपको कोई न कोई सम्मान अवश्य मिलेगा, या आप सरकार के किसी पद पर अवश्य होंगे, और सरकारी सुख सुविधा लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। सरकार से हमेशा लाभान्वित रहेंगे आप। 11वें भाव का सूर्य दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं कराता है, और कभी कभी जिद्दी भी बनाता है। अगर आपका सूर्य 11th हाउस में है तो ये फल मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका जन्म 11 से 1 के बीच हुआ है, दोपहर 1 के, तो आप स्वस्थ होंगे, साहसी होंगे, गुणवान होंगे, चरित्रवान होंगे, अपने वचन के पक्के होंगे, और आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहेगा। अब तीर्थ यात्रा पर जाना पसंद करेंगे। अगर सूर्य 10th में है तो ये फल आपको अवश्य मिलेगा। दोपहर 1 बजे से 3 बजे के मध्य अगर आपका जन्म हुआ है तो आप शिक्षा पूरी नहीं कर पाएंगे। अल्प शिक्षित होते हुए भी आप अपने परिश्रम से राजाओं सा जीवन बना लेंगे, यानी आप बहुत परिश्रमी होंगे, मेहनती होंगे। राजनीति में जाने की चाहत आपकी बनी रहेगी, पर आपको किसी न किसी चीज़ का व्यसन होगा और आप जिद्दी भी बहुत होंगे। अगर 9th हाउस में सूर्य है आपके बर्थ चार्ट में तो ये फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका जन्म 3 से 5 संध्या के समय हुआ है तो आप थोड़े डरपोक होंगे, यानी आप किसी भी काम को करने में आपको प्रारंभ करने में ही डर लगेगा, और आप बहुत जल्दी डर जाते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मन के कमज़ोर रहेंगे आप, और निरुत्साही भी रहेंगे, किसी काम को करने में आपको उत्साह नहीं रहेगा। आय कम और व्यय अधिक होने से जीवन बहुत ही संघर्षशील रहेगा और आपके जीवन में असंतोष बना रहेगा। अगर 8th हाउस में सूर्य है तो ये फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका जन्म संध्या 5 से 7 के मध्य हुआ है तो आप कठोर हृदय होंगे, स्वार्थी होंगे, अभिमानी होंगे, झूठी आन बान शान मान के लिए आप कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। खर्चीले तो नहीं होंगे, लेकिन लोगों की मदद करने वाले होंगे आप दुबले पतले लंबे होंगे, अन्याय आपको बर्दाश्त नहीं होगा, कम बोलने वाले होंगे। शिक्षा आपकी अच्छी होगी, बट बहुत एवरेज स्टूडेंट रहेंगे आप। अगर 7th हाउस में आपका सूर्य है आपके जन्म के समय तो ये फल मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका जन्म 7 से 9 के मध्य हुआ है, रात्रि 9 के, तो आप स्वस्थ तो होंगे लेकिन जिद्दी भी होंगे, चंचल होंगे, अपनी बात पर टिकने वाले नहीं होंगे, आप अभिमानी होंगे, अपना काम निकालने में आप चतुर होंगे। सक्सेस मिलेगी पर थोड़ी देर से मिलेगी। दुश्मन आपसे बहुत डर के रहेंगे, इसलिए आप ज़्यादा लोगों से मिलजुल नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी आपके कंधे पर बहुत जल्दी आ जाएगी। कला के शौकीन होंगे आप। अगर 6th हाउस में आपके जन्म के समय सूर्य है तो ये फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब अगर आपका जन्म रात के 9 से 11 के मध्य हुआ है
तो आप आकर्षक होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रतिभावान और तो होंगे पर अभिमानी भी होंगे। जीवन में कोई ऐसा कार्य आप अवश्य करेंगे जिससे कि आपको समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, यश मिलेगा। प्रेम को बहुत महत्व देने वाले होंगे। तो ये प्रेम किसी से भी हो सकता है, सिर्फ प्रेमिका ना समझें। 5th हाउस में अगर सूर्य होगा तो ये फल मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपका जन्म रात के 11 बजे से 1 बजे के मध्य हुआ है तो आप आकर्षक रूप रंग वाले होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों को आकर्षित करने की कला भी आएगी आपको, विद्वान होंगे, नीतिवान होंगे, धर्म के अनुरूप कार्य करने वाले होंगे। लेकिन दाम्पत्य जीवन या व्यावसायिक जीवन, इनमें से कोई एक ही आपको मिल पाएगा, किसी एक का ही सुख मिलेगा, अच्छी नौकरी या अच्छा दाम्पत्य। 4th हाउस में अगर आपके जन्म के समय सूर्य था तो ये फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका जन्म रात के 1 बजे से 3 बजे सुबह के मध्य हुआ है तो आप काफ़ी शिक्षित रहेंगे, रिसर्च वाला माइंड होगा, तो आपको साइंस में और रिसर्च वर्क में बहुत नाम होगा आपका, यश, कीर्ति, मान, सम्मान सब मिलेगा। आप अकेला रहना पसंद करेंगे, एकांतवासी होंगे निश्चय ही। अगर जब आपका रिसर्च माइंड होगा तो आप अकेले रहना पसंद करेंगे ही करेंगे। परिवार से मेल जोल रहता है, आपको बिल्कुल रहेगा। परिवार वाले आपके उसमें आपके जो भी बात होगी उसमें वो एग्री होंगे, सहमत होंगे। अगर 3rd हाउस में सूर्य है तो ये फल मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका सूर्य 3 बजे से 5 बजे के मध्य आपका जन्म हुआ है तो सूर्य आपके 2nd हाउस में होगा और तब आप चंचल होंगे, क्रोधी होंगे, लापरवाह होंगे, भाग्य पर भरोसा करने वाले होंगे, पिता के धन पर हमेशा आपकी नज़र रहेगी, आय कम और व्यय ज़्यादा रहेगा, पैसे आपके पास टिकेंगे नहीं, खर्चीले होंगे, झगड़ा आपका जीवन साथी से हमेशा चलता ही रहेगा, कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्या भी लगी रहेगी। अगर सूर्य 2nd हाउस में आपके जन्म के समय है तो अब हम बात करते हैं राजनीति की, क्योंकि सूर्य राजनीति के कारक ग्रह हैं। उच्च का सूर्य आपको राजनीति में ले जाता है, प्रशासन में ले जाता है, उच्च पद पर आसीन करता है। जो मैंने अभी फल बताए वो ना उच्च के सूर्य के हैं, ना नीच के हैं, ना स्वराशि के हैं, ना किसी ग्रह से दृष्ट हो, ना किसी राशि के अनुसार हो, वैसा नहीं है। सिर्फ सूर्य जन्म के समय इतने से इतने बजे यहाँ बैठा था तो ये फल मिलेगा। तो चाणक्य को राजनीति का जनक माना जाता है। चाणक्य वो थे जिनका नाम आज तक लिया जाता है, क्योंकि वो राजनीति, कूटनीति, आर्थिक नीति, कृषि नीति, समाज की नीति, सब चीज़ के विद्वान थे। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी कौटिल्य के नाम से, अर्थशास्त्र। नीति शास्त्र भी उनकी लिखी हुई एक किताब है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, फेमस है। तो चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं नंद वंश का खात्मा करके ही रहूँगा, और इस प्रण के लिए उन्होंने अपनी शिखा खोल रखी थी कि जब मेरा प्रण पूरा होगा तभी मैं अपनी शिखा को बांधूंगा। और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में उन्होंने दिन रात मेहनत किया और अंत में उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की और चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया, जहाँ से हमारे भारत का लिखित इतिहास शुरू होता है, मौर्य वंश से। तो आज भी जो कोई राजनीति में अच्छा करता है या अनुमान उसकी अच्छी रहती है, राजनीति में पकड़ अच्छी रहती है, तो उसको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। अब आपको एक बड़ी रोचक कहानी मैं बताने वाली हूँ, बहुत ही रोचक। ये बहुत वर्षों पहले की बात है, जब हेयर डाई लॉन्च हुआ था नया नया।
एक कंपनी ने हेयर डाई लॉन्च किया था। तो ऐसा माना जाता है कि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन जगहों में बफलो यानी भैंस को बहुत ही प्रीसियस माना जाता है, अमूल्य माना जाता है और महंगे दामों पर उनकी खरीद बिक्री होती है। जब उनको खरीदा जाता है तो एक्सपर्ट को साथ लेकर जाते हैं लोग, ताकि वो पहचान कर सके कि ये भैंस कितना दूध देने वाली है और इसका नस्ल कौन सा है, कैसा है। तो जो भैंस जितनी ब्लैकिश होगी, ब्लैक कलर होगा जिनका, जितना गहरा काला रंग होगा, उस भैंस को उतना अच्छा माना जाता था, अभी भी माना जाता है। तो जब ये हेयर डाई की कंपनी ने 1 साल के बाद, लॉन्च करने के 1 साल के बाद टैली किया कि इसकी कितनी खर्च अर्बन एरिया में हुई और कितनी रूरल एरिया में, तो आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिले। अर्बन एरिया से ज़्यादा रूरल एरिया में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में इसका ज़्यादा खर्च हुआ था। फिर रिसर्च किया गया कि ऐसा कैसे हुआ कि शहरी लोगों से ज़्यादा गांव के लोगों ने अपने बाल, ग्रे हेयर्स को ब्लैक किए। तो पाया गया कि वहाँ के लोग भैंसों को काला करने के लिए इस हेयर डाई का प्रयोग कर रहे थे और एक भैंस पर 20 पैसे लगा रहे थे ताकि उनकी अच्छी कीमत मिले। तो कभी कभी हम जो सोचते हैं ना, उससे बिल्कुल अलग परिणाम मिलता है ना। अब आप देखिए, भारत के लोगों को, प्राय सभी को राजनीति में बहुत इंटरेस्ट रहता है और नहीं रहता है तो रहना चाहिए, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। तो अपने देश की राजनीति में के बारे में आपको जानना चाहिए। अब हमारे पास क्या अधिकार है? हम सिर्फ 5 साल में 2 बार वोट करते हैं, एक बार लोकसभा के लिए और एक बार विधानसभा के लिए। बस इतना ही अधिकार है हमारे पास। हम कैंडिडेट नहीं चुनते। कैंडिडेट को हम जिता सकते हैं या हरा सकते हैं। कैंडिडेट तो पार्टी ही देती है और आपके वोटों से अगर कोई जीत गया तो फिर उसको आगे क्या बनेगा, नहीं बनेगा, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। मंत्री बनेगा या नहीं, कोई मिनिस्ट्री मिलेगी या नहीं, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में सिर्फ वोट देना है। तो अपने वोट का हमेशा ही सोच समझकर प्रयोग करें। अगर आप चाहते हैं कि सरकार ऐसी लाए जो हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करे, और नहीं करे तो उसे उखाड़ फेंकिए। शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। जिस देश में नागरिकों के लिए ये 2 चीज़ें फ्री हो और कुछ भी फ्री नहीं हो, उस देश के नागरिक शिक्षित होंगे, उन्नति करेंगे। लेकिन हमारे देश में क्या है, लोगों को 5 किलो अनाज दे दो, उसी में खुश हैं। जैसे हेयर डाई का स्लोगन था, जिस हेयर डाई की बात मैं कर रही हूँ, काटो, खोलो, घोलो, लगाओ और आपके ग्रे हेयर चले जाएंगे। वैसे ही लोगों ने ये स्लोगन बना लिया है, लाओ, पकाओ, खाओ और सो जाओ। बस ये आप सोचिए आप क्या करते हैं। अगर कोई शिक्षित होगा तो समाज से प्रश्न करेगा, सरकार से प्रश्न करेगा। इसलिए कोई सरकार नहीं चाहती कि जनता शिक्षित हो, स्वस्थ हो। वो अपनी ही समस्याओं में उलझी रहे और हमारे से कोई मांग ना करे। यही चाहती है। जो सरकार आपके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध करती है, वही सरकार लाइए, और नहीं करती है तो उसे उखाड़ फेंकिए। वरना आप सब दिन गरीबी से जूझते रहेंगे, बेरोजगारी से जूझते रहेंगे। सिंपल सी बातों के लिए, बहुत छोटी छोटी बातों के लिए आप परेशान रहेंगे।
अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।